कई सनतों पर 10% सुपर टैक्स हुकूमत को कम करने का टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, रूखी सूखी मिलकर खानी होगी। पिछली हुकूमत के दौर में बदतरीन करप्शन हुई है और इस हवाले से उनकी जो ताखीरी जो हरकत थी, ताखीरी जो हरबे थे, इन तमाम हवालों से जो मईशत दिवालिया होने जा रही थी, इन इक़दामात के नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अमीरों से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और गरीबों में तकसीम किया जाएगा। एक बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है हमेशा हमारे टैक्स के निज़ाम पर कि गरीबों पर और वो लोग जो पहले से टैक्स देते हैं उन्हीं पर मज़ीद टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो अब एक सुपर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, उसके फ़वाइद क्या होंगे, उसके नुकसानात क्या होंगे, ये तो ज़ाहिर है हम जो माहिरीन हैं मुआशियात के उनसे पूछेंगे। लेकिन सियासी तौर पर ये फ़ैसला कितना मुफीद है मौजूदा हुकूमत के लिए, जो IMF के अहदाफ को पूरा करने की कोशिश कर रही है। और अच्छी खबर ये आई है कि IMF के साथ मामलात तकरीबन तय पा चुके हैं। IMF का प्रोग्राम आ जाएगा तो हुकूमत मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जाने में कितनी कामयाब होगी, ये एक और सवाल है। बहरहाल जी, जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है अब उसको बढ़ा दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम इस फैसले पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, वो इसको मुस्तरद भी कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें तो स्टॉक एक्सचेंज में भी हमें मंदी का रुझान नज़र आया है। तो ये मामलात किस तरफ जाते हैं? आज शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर कहा कि इस मुल्क को चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है, एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। क्या इमरान खान साहब ऐसे किसी चार्टर ऑफ इकॉनमी का हिस्सा हो सकते हैं? किसी ग्रैंड डायलॉग में बैठने के लिए वो अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने जो नैब की कवानीन में तरामीम हुई हैं उसको चैलेंज करने का जो ऐलान उन्होंने किया था, वो इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं उनको चैलेंज करने। तो हुकूमत के लिए बहुत सारे लीगल महाज हैं। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी मुकदमात हैं, हमजा शहबाज साहब के ऊपर भी मुकदमात हैं और फिर इमरान खान साहब अगर नैब के कवानीन को लेकर भी अदालत में चले जाते हैं तो बहुत सारे सियासी मामलात अदालतों में पहले से हैं, मज़ीद बढ़ जाएंगे। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के ख़त्म होने की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में बाय इलेक्शन है पंजाब में और अहम मार्के हैं और बल्दियाती इंतखाबात आप जानते हैं सिंध में भी हो रहा है। तो जब इमरान खान साहब एक बड़ी जमात के लीडर इलेक्शन कमीशन को क्रेडिबल नहीं समझते तो उसका हमारी सियासत पर क्या असर होगा, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे जी। और आखिर में प्रोग्राम में बात करेंगे हम जो पंजाब में आईनी बहरान है वो ऐसे ही चलेगा, एक स्टेटस को है और किसी हल की तरफ हमें वो मामला जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, उसमें कसूर ज़्यादा किसका है। और फिर जो इमरान खान साहब ने अभी हमने देखा उन्होंने रिजीम चेंज के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और दोबारा उन्होंने अपनी वो तमाम बातें दोहराई हैं। दोबारा से उन्होंने मुक़्तदरा से जो उनके गिले शिकवे हैं वो किए हैं। तो इमरान खान साहब सियासी तौर पर अभी भी एहतजाज के और एग्रेसिव मूड में नज़र आते हैं। तो अगर वो किसी तरह की मफाहमत के लिए राज़ी नहीं है, मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं है, बातचीत के लिए राज़ी नहीं है, तो ये हुकूमत के लिए ये जो मामलात हैं जिसमें उनको कंसेंसस की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिसमें इस मुल्क को आगे लेके जाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, वो कैसे करेंगे जी? ये वो सवालात हैं जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे और मुआशी जो कोशिशें हुकूमत कर रही है कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे जी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा शेख फ़याज़ुद्दीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अली अरबाब साहब और माहिर कानून रिनाउंड नाम है पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी का इरफान कादर साहब। तीनों मेहमानों का शुक्रिया जी। शेर अली अरबाब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी। अमीरों से टैक्स लेने की बात है और पाकिस्तान में बड़े अरसे डिबेट रहती है कि आप जो टैक्स पेयर हैं आप उन्हीं के ऊपर बोझ डालते रहते हैं। तो फिर इसके ऊपर भी रिएक्शन सियासत होती है टैक्स के मामलात पे पाकिस्तान में? देखें, सियासत तो हर एक चीज़ में होती है, वो तो अलग बात है, उसको वो तो आप कहीं भी फरामोश नहीं कर सकते। यहाँ पे इशू ये नहीं है, यहाँ पे इशू ये है कि एक आपने सुपर टैक्स लगाया है, उस पर थोड़ी बहुत समझ बूझ होनी चाहिए थी। बिकॉज अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को सबको टैक्स करेंगे, हमारा अंदेशा ये है कहीं इसका नॉकडाउन इफेक्ट गरीबों के ऊपर और जो लोअर इनकम क्लासेस हैं उनके ऊपर ना आए। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप वहाँ पे टैक्सेशन बढ़ाएंगे तो उनकी जो है वो जो लोगों को सैलरीज देते हैं या जो उनको वो जो चीज़ें डेवलप करते हैं उसके ऊपर जो चीज़ें वो जो कीमतें बढ़ेंगी उसका बोझ भी लोगों के ऊपर आएगा। शेख साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सॉरी, मैंने शेर अली अरबाब साहब से सवाल किया था, वो शेख साहब और शेर साहब मिक्स हो गया, सॉरी।
मैं आपकी तरफ आ रही हूँ शेख साहब। ओके ओके सॉरी ओके जी 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 शेर साहब कंटिन्यू कीजिए। मैं करूँ? जी आप अच्छा कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, तो बेसिक बात ये है कि इसके ऊपर जो है मतलब एक अचानक एक नी जैक वो हुआ, स्टेप हुआ, जो हमारा ये ख्याल है कि जिससे इवन अगर इंटेंशन अच्छी भी हो तो आगे जाके नुकसान हो सकता है। तो जब तक इसकी जो पॉलिसी सेफगार्ड्स हैं, जो मिडिल इनकम हैं या जो लोअर इनकम तबका है, उनको जब तक वो ना दिया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी वजह से, इमरान खान साहब मुल्क को दिवालिया करने की नहज पे छोड़ के गए। ऑब्वियसली तो हर हुकूमत की यही जब आके कहती है तो यही कहती है इनको इतनी ज़्यादा डेस्परेशन आने की क्यों थे, अगर इतनी बुरे हालात थे इन्होंने पहले से असेसमेंट क्यों नहीं की? अगर ऐसा ही है कि मुल्क इतनी बुरी हालत में था और इनको अंदाज़ा था तो देन व्हाई नॉट वेट एंड और उस वक्त जो है बकौल इनकी पॉलिटिकली हम कमज़ोर हो गए थे, हम कमज़ोर हो जाते, फिर आप आके प्रॉपर फ्रेश मैंडेट लेके जो मर्जी करते। उस वक्त अगर आप ये बात करते तो लोग यकीन भी कर जाते। सो ये जो है ना, ये तो एक सियासी बात है ना कि ये पिछली हुकूमत और पिछली आप हुकूमत। अपना ओपिनियन दीजिए, अमीरों पे टैक्स लगना ठीक है नहीं है? एब्सोल्युटली लगना चाहिए, लेकिन उसको लगने के साथ साथ ऐसे सेफगार्ड ज़रूर होने चाहिए कि अमीरों के इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स का कहीं नॉक डाउन इफेक्ट जो है वो गरीबों पे वापस ना आ जाए। ठीक है शेख साहब, अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों में तकसीम करना है, और आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि अंसार मदीना की याद ताज़ा करें और अमीर लोग आगे बढ़ें, गरीबों पर बोझ ना डालें। जो फैसले आप कर रहे हैं उसके बाद आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है, और बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई फिर तो ज़राअत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हैं, तो वहाँ पे तो आपने एक एग्जेम्पशन दी हुई है। तो क्या करें अगर ये आप नहीं कर पाते टैक्स कलेक्ट, या इसके साथ आपको पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आता इंडस्ट्री से, तो फिर तो मामलात आपके ख़राब होते जाएंगे। देखें बीबी, अगर ये टैक्स कलेक्ट ना करते तो मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा था। और जो ये टैक्स से हुई है, मेरे ख्याल में ये मिसाली है। पाकिस्तान की तारीख में कभी डायरेक्ट टैक्सेशन ऐसी नहीं हुई जो इस हुकूमत ने की है। अगर एक कंपनी की आमदन 30 करोड़ से ज़्यादा है और वो 1% टैक्स दे देती है तो इसमें क्या बुज़ायका है? गरीबों को मदद करने के लिए पाकिस्तान के खुशहाल तबके को हुकूमत का साथ देना चाहिए। और जहाँ तक ये कहते हैं, मेरे भाई अरबाब साहब कह रहे थे कि हम चंद दिन और इंतज़ार कर लेते, तो फिर तो मुल्क दिवालिया क्या, मुल्क डूब जाना था। हमने ये फैसला करना था हमारी हुकूमत ने कि या सियासत को बचाएं या रियासत को बचाएं। तो सब ने ये फैसला किया, तमाम इत्तेहादी जमातों ने, कि हमें मुश्किल फ़ैसले लेने हैं। हमने इस हुकूमत को जो मुल्क के माशियत के दर पे है, जो मुल्क को तनज़्ज़ुली की तरफ ले जा रही है, जो सियासत को जिसने गाली बना दिया है, उससे जान छुड़वाने के लिए तमाम जमहूरी जमातें इकट्ठी हुई और आइनी जद्दोजहद के नतीजे में उनको हटाया। अब अगर हम ये फैसले ना करते तो आप ये बताएं 5300 अरब का डेफिसिट जो वो कैसे पूरा होता? क्या हम एक कर्जों में ही चलते रहते हमेशा? ये जो एक स्टेप है ये हमें माशी खुद मुख्तियारी की तरफ ले जाएगा। और इंशाअल्लाह जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात है, मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, कल परसों देख लीजिएगा, कल तो खैर छुट्टी होगी शायद या हाफ डे होगा, तो आप देख लीजिएगा ये रिकवर हो जाएंगे। लेकिन शेख साहब आपने कहा कि हमने सियासत बचानी थी या रियासत बचानी थी, तो आपको भी ये अंदाजा है कि सियासी तौर पर ये फैसले आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं, हम जानते हैं इस बात को कि ये अवाम पे जो बोझ पड़ेगा उसका जो डायरेक्ट असर है वो हमारी सियासत पे पड़ेगा। लेकिन हमने सियासत, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि रियासत बचेगी तो सियासत होती रहेगी। इस वक्त हमें सबको मिलकर, तमाम मुहिब्बे वतन पार्टियों को मिलकर रियासत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि श्रीलंका वाला हाल हो जाता तो फिर तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो एक एटमी ताकत है, अगर वो दिवालिया हो जाती तो क्या आपके असासे महफूज रहते? ऐसा कभी भी ना होता। सिर्फ ये फैसला इसलिए किया गया कि हमने रियासत बचानी थी। तल्ख कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। और आपको याद होगा कि जहाँ तक स्टॉक मार्केट की ताल्लुक है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो 57,000 पे स्टॉक मार्केट थी। इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि ये रिकवर कर जाएगी। अच्छा, मुझे क्योंकि दूसरे मौज़ूआत की तरफ भी जाना है, लेकिन मैं क्विकली शेर साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। जब आपकी हुकूमत आई थी और वो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने तब भी ये दावत दी थी। क्या इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह की कोई लचक दिखाने के मूड में हैं कि ये इतने बुरे मुआशी हालात हैं, आप लोग बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपकी मुआशी टीम बाहर बैठ के तनकीद कर रही है, एक
एक प्रॉपर जो डायलॉग होना चाहिए उसका हिस्सा नहीं बनेंगे आप लोग? देखें, जब हम हुकूमत में थे तो हमारे कुछ साथी और हमारे कुछ इवन अपोजिशन के PMLN की पीपल्स पार्टी के, हमने एक आइडिया कंसीव किया, इकोनॉमी कॉकस इन द पार्लियामेंट। अच्छा, बुनियाद तो बेसिस तो पार्लियामेंट है ना बेसिकली। उसको हर एक पार्टी की लीडरशिप ने शूट डाउन कर दिया। तो जब आप इकोनॉमी कॉकस एक बाई पार्टीजन फोरम हो पार्लियामेंट में इकोनॉमी पे बात करने के लिए, तो दैट इज समथिंग विच विल बी, जो कि हर एक चीज़ के ऊपर आता। उस वक्त उस चीज़ को हर एक पार्टी ने शूट डाउन कर दिया। और जब अपनी हुकूमत आई उसके बाद आप जो है ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, तो मुझे इसके ऊपर, लेकिन ये जो खान साहब बातें करते हैं इकोनॉमी के बारे में, वो कहते हैं जी कि हाथ बांधे होंगे, जूते पॉलिश कर रहे होंगे अमेरिका के और IMF के, तो ये जो इस तरह की गुफ्तगू है, अब ये हर्ट नहीं करती पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को? कुछ चीज़ें होती हैं इंटरनल पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए होती हैं, वो इंटरनेशनल उसके लिए नहीं होती। तो इंटरनली हम बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम माजी में जो है हुई हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, वो ज़रा अच्छा नहीं लगता, मेरी आदत भी नहीं है इस किस्म की वो करना। सो वो चीज़ें जो है लोकल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अब व्हेन यू डू अग्रेसिव पॉलिटिक्स तो आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसका जवाब भी आता है और उसी टोन में आता है, मरीम बीबी का भी आता है, औरों का भी आता है। तो मतलब वो तो अगर हम हर एक चीज़ को उसी तरह नापना शुरू कर दें, मेन चीज़ सिर्फ ये है, मईशत पर सियासत बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मईशत पर सियासत बंद नहीं होगी। हाँ, अब इसके ऊपर याद आया, देखिए मईशत को कितना वो है, हाल ही में कितने परसेंट, पिछले साल के डिफेंस बजट में कितने परसेंट इजाफा हुआ? 6%। वो कितना? 80 बिलियन। पार्लियामेंट का बजट कितना है? 9 बिलियन, पूरी पार्लियामेंट का। तो अगर आपने बेल्ट टाइट नहीं करनी है तो जरा अक्रॉस द बोर्ड उसको भी देखें ना फिर। ठीक है शेख साहब, क्विकली अगर आप भी इस पे बता दें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की आप बात करते हैं, इमरान खान साहब के साथ इंगेज करेंगे आप? बयानात से बढ़ के कोई आप कमेटी बनाएंगे जो उनको राजी करे, कोई कोशिश करेंगे कि वो भी आए बैठे उस ग्रैंड डायलॉग में? मुस्लिम लीग एक जमहूरी जमात है, वो डायलॉग पे यकीन रखती है। और आपको याद होगा कि जब हम अपोजिशन में भी थे तो पहली तकरीर में शहबाज साहब ने कहा था कि आइए मिल बैठते हैं, माशरत पे मिल के एक हम पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में है। यही आसफ अली जरदारी साहब ने कहा था। लेकिन बदकिस्मती से जो तहरीक इंसाफ जमात है, ये एक फस्तायत की जमात है। इनका जो जहन है वो डिक्टेटरशिप की तरफ है। मैं ये पूछता हूँ कि असम्बली में क्यों नहीं आते ये? बाकी कितने दिन है, 1 साल या 10 महीने हैं इलेक्शन में, तो 10 महीने जो हमें वो मशवरा दे रहे थे 10 महीने ये भी गुजार लें, फिर इलेक्शन आ जाएंगे और अवाम फैसला कर देगा कि अवाम ने किसको हुकूमत देनी है। तो आप पिछले 4 साल का डाटा उठा के देख लें कि हम किस बुरी तरह तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले 4 साल में हमने जमहूरियत को गाली बना दिया है। आपने देखा होगा 4 साल में ईवान को एक जंग व जदल का मैदान बना दिया था। जो जितनी बड़ी गाली देता था वो उतना बड़ा मिनिस्टर होता था। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो मुखालिफ जमात है वो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखती। जल्दी से कर लीजिए, मुझे इरफान साहब की तरफ जाना है। हमने नैब के पार्लियामेंट, शेख साहब पार्लियामेंट में जो है ना गालम गलोच भी हुए, लेकिन पार्लियामेंट में आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपस में मिल बैठ के ना कर सकें, फिर बाहर से इंटरवेंशन होकर हमें उसको करनी पड़ी। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री नॉर्म्स। अच्छा, ये क्योंकि एक लंबी बहस है कि कैसे ये आगे बढ़ते हैं इस पे। शेख साहब मैं वापस आऊंगी आपके पास, जरा इरफान कादर साहब से भी पूछ लूं, क्योंकि जो एक और मामला है जिस पे आज हमने बात करनी है वो नैब की तरमीम है। खान साहब के इस बयानिए में कितना दम है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है? एक बड़ी सियासी जमात है, उनकी प्रेजेंस है सारे सूबों में, उनके इस मौक़िफ़ को यकसर नज़रअंदाज करना इदारों के लिए कितना मुमकिन है और उसका क्या इम्पैक्ट है पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर? देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इमरान खान साहब के बयान आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप खुद अपना जज चुनते हैं तो फिर आप उस पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि इनका नाम जो है वो इमरान खान साहब ने PTI की तरफ से आया था, सिकंदर सुल्तान साहब का नाम फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये दूसरी ऑपोजिशन की तरफ से उस वक्त नहीं आया था। तो लिहाजा अब अगर फैसले उनकी मर्जी के नहीं हो रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दें। इस तरह की वेग स्टेटमेंट्स दे के स्पेसिफिक अगर कोई बात है तो वो ज़रूर आप बताएं, आपके पास कोई एविडेंस है जिससे कि पता चलता है कि वो मिक्सड अप है, वो ज़रूर मंजर आम पे लाएं। लेकिन अगर ऐसी बात ना हो
तो फिर मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को, खासतौर पे पीटीआई को, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, बात करेंगे कुछ जो इमरान खान साहब ने फैसला किया। इरफान कादर साहब की आपने राय जान ली है कि वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन जो बयानिया बन रहा है उस बयानिया के हवाले से भी बात करना जरूरी है। ब्रेक के बाद उस बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख फयाजुद्दीन साहब, जो मामला है नैब में जो तरमीम हुई, इरफान कादर साहब ने तो खैर बड़ी डिटेल में बता दिया कि वही चीज़ें जो इमरान खान साहब की हुकूमत भी करना चाहती थी, लेकिन अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो एक आम आदमी तो तरमीम को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। लेजिस्लेटिव जो लैंग्वेज है ज़ाहिर है वो बड़ी टेक्निकल होती है, तो आम आदमी तो खान साहब की इस बात पे यकीन करता है जब वो कहते हैं कि भाई आपने सारी तरमीम इसलिए की आपके ऊपर केसेस ख़त्म हो जाएं, आप नैब का इदारा ख़त्म करने की बात कर रहे हैं क्योंकि नैब आप लोगों के पीछे था। तो इस सारे मामले पे आप क्या समझते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हुकूमत के लिए क्या ऑप्शंस होंगे? बात यह है, सुप्रीम कोर्ट में जाना उनका हक है, लेकिन हमें इत्मीनान है इस बात पे कि हमने नेक नीति से ये तरमीम की है। आप नैब का माजी उठा के देख लें, नैब बनाया किसने? एक डिक्टेटर ने बनाया, और उसने उससे क्या फ़ायदा उठाया कि पीपल्स पार्टी को तोड़ के पेट्रियाट बनाई और मुस्लिम लीग से काफ निकाल दी। ये हमेशा आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले, 5 जजों के बेंच के फैसले उठा के देख लें, उन्हें कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। आप देख लें हमारी जितनी भी लीडरशिप है उनको इन्होंने गिरफ्तार किया, जेलों में डाला, 6-6 महीने जेलों में रखा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ज़मानतें ली तो साथ में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। और कोई, आप ये देखें, करप्शन का एक इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब पे नहीं है, कि करप्शन का एक सिंगल इल्ज़ाम। हाँ, तो ये सिर्फ नैब थी, ये इसलिए बनाई गई थी कि सियासतदानों के बाजू मरोड़े जाएं और उनको किंग्स पार्टी में शामिल किया जाए। लेकिन वो अभी भी तो रोजाना जा रहे हैं अदालतों की, अभी भी पेशियां भुगत रहे हैं, वो भी हमजा शहबाज साहब भी। तो एक आम आदमी तो ये देखता है कि मुल्क का वजीर आजम जो है वो इस तरह से पेशियों पे बुलाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहते हैं? मैं तो समझता हूं कि ये एक मिसाल है कि मुल्क का वजीर आजम चाहता तो एक कानून साजी करके अपने खिलाफ मुकदमात को सबको ख़त्म कर सकता था, लेकिन कानून के एहतराम में वो ज़मानतों के लिए अदालतों में भी जाता है, सेशन कोर्ट में भी जाता है, हाई कोर्ट में भी जाता है। तो ये इस बात की दलील है कि हम कानून का एहतराम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो फैसले हैं वो अदालतों से हों, हम खुद कानून साजी करके इनको ख़त्म ना करें, अदालतें हमें बरी करें। चूँकि हमारा दामन साफ है, हमने अवाम की खिदमत की है, हमें यकीन है कि अदालतें भी यही फैसला करेंगी। और जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, तो मेरा तो ज़ाती ख्याल था कि इसको नैब को ख़त्म होना चाहिए। 2 इदारों की ज़रूरत क्या है? या तो हम देखें ना, जो चेयरमैन साहब ने किया है नैब ने, आपको भी पता है, वो तैयबा गुल का वाक़या भी आपको पता है। और आप ये देख लें कि इस वक्त तक नैब ने जितनी रिकवरीज की है सारी या रिटायर्ड जर्नलों से हुई हैं या ब्यूरोक्रेट से हुई हैं। किसी एक सियासतदान से एक पैसा भी वसूल किया है इन्होंने। ये सियासत को सिर्फ बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सियासत को सिर्फ, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये मिसाल है, और ठीक है, शेख साहब कह रहे हैं कि ये मिसाल है, और इरफान कादर साहब कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, अदालतों में इस तरह से नहीं बुलाना चाहिए। दोनों पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अभी जो शेख साहब ने कहा है ना, चेयरमैन नैब इन्हीं की हुकूमत में आया था और इन्हीं की कंसल्टेशन से आया था, हुकूमत और अपोजिशन। लेकिन आप लोग उनको एक्सटेंशन देना चाहते थे, आप उनको रखना ठीक है, चाहते थे। वो बात आपके भी फेवरेट थे वो। ठीक है, वो अपनी जगह। और दूसरी बात ये, मुझे एक सेनेटर साहब है, मैं नाम नहीं लूँगा, पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा था कि 2013 की हुकूमत में कि हमने जी इनसे कहा कि ये टाइम है, इस कानून का कुछ करें। ये ड्रैकोनियन कानून है, जर्नल का बनाया था ना, डिक्टेटर का बना था। पूरी एक टेन्योर गुजर गई पीएमएलएन की 2000 से 18 तक। उस वक्त इन लोगों की रियलाइजेशन क्यों नहीं आई? हमारा मसला ये है, हम हुकूमत में सोचते हैं कि ये कानून उस पे अप्लाई होगा, मुझ पे नहीं होगा। अब अगर ये रियलाइजेशन आ गई, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होनी चाहिए। इस तरह जो है वो करके 25 को हमारा मार्च था और अगले दिन इन्होंने जो है ना पार्लियामेंट के अंदर हर एक चीज़ को जो बुलडोज करके आगे कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों से आगे जो है बात नहीं बननी। मेन चीज़ ये है, और जो अभी इन्होंने कहा है, नैब के रेफरेंसेस हैं, FIA के केसेस भी हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी हैं, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी हैं, और वो उसके ऊपर चल रहा है। वो अभी भी वो मुल्ज़िमान हैं, वो अभी तक ना बरी हुए हैं ना मुजरिम करार पाए हैं। तो इस तरह भी नहीं है कि बिल्कुल क्लीन चिट है, रेफरेंसेस हैं।
हमारे सियासतदानों के ऊपर भी होगी, बट इनके ऊपर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। सो ये कहना कि जी ये सारा कुछ जो है, और अगर सियासतदान के लिए बना है तो सियासतदान नहीं बना। लेकिन आपने तो केसेस बंद कर दिए थे, जुल्फी बुखारी का केस जैसे बंद हो गया, तो अभी तो इंडिपेंडेंट है ना, अभी तो हुकूमत भी हमारी नहीं है, उसको वो करते हैं दोबारा उसको रिकंसिडर कर लें, तो हुकूमत के हाथ में। अच्छा। बिकॉज यू सी हुकूमत जो है ना, हुकूमत वो नैब को जो है वो रेफरेंसेस हुकूमत देती है ना, नैब को तो इस तरह नहीं ले सकते। इरफान साहब, जो हम आप क्योंकि कुछ केसेस में हुकूमत के वकील भी हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी वकील हैं, जो एक तासुर है, मैं उसकी आपसे आईनी और सियासी दोनों हैसियतों में पूछना चाह रही हूँ कि जो एक नैरेटिव था कि इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, ये हाईएस्ट ऑफिसेस होल्डर जो हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, हमजा शहबाज साहब हों, वो उनकी पेशियाँ हो रही हैं, वो अदालतों में जा रहे हैं, उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, ये तासुर कैसे आप देखते हैं? और इसमें कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि आप बार बार वज़ीरों को और इन लोगों को नहीं बुलाएंगे अदालतों में जब वो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। मैं तो हमेशा से इस चीज़ के खिलाफ रहा हूँ कि ये अदालतें जो है जिस तरीके से ये वज़ीरों को, मशीरों को या अफसरों को बुलाते हैं, मैं खुद हाई कोर्ट का जज रहा कुछ अर्सा, तो मैं तो कभी किसी SHO साहब को भी तकलीफ नहीं देता था। मेरे तो मैक्सिमम एक DIG साहब आ गए थे, तो मैंने उनको बुलाया भी नहीं था, गलती से उनको कोई नोटिस चला गया था हाई कोर्ट से, और मैंने हाई कोर्ट के बिहाफ पे उनसे माफ़ी मांगी थी और मैंने उनको सर करके एड्रेस किया था। मैं समझता हूँ अगर जजेस जो है वो इस तरह से तमीज़ के दायरे में रहें और वो अपने अच्छे कॉन्डक्ट से लोगों से अच्छी तरह पेश है, सरकारी अफसरों से, लेकिन अपने ऑर्डर्स में फर्म रहें, तो अदलिया की ज़्यादा इज्जत होगी। लिहाजा ये जो एक तरीक़ाकार बन निकला है कि जो जज जिस वक्त चाहता है वो किसी को बुला लेता है, इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि अदलिया को बैठ के इसकी नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कानून इनको इस तरह से इजाज़त देता है। ये तमाम लोग जो हैं ये को फौजदारी मुकदमे में किसी को मुल्ज़िम के तौर पर नहीं पेश हो रहे होते, इनके अपने सरकारी फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी जो है वो अदालतों का सबॉर्डिनेट नहीं है, वो वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म के सबॉर्डिनेट्स है। जी, एक और ब्रेक ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये तो जाहिर है अब इस पे बहस है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है, और सिर्फ उन लोगों का नहीं कि जिनके ऊपर केसेस है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने खुद भी कहा कि नैब की जो होनी चाहिए परफॉर्मेंस, जो कारकर्दगी वो नहीं है, जो रिजल्ट्स वो चाहते थे उनको नहीं मिले। इंटरनेशनल इदारों ने कहा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो उस पर तो ज़ाहिर एक लंबी डिबेट है और वो डिबेट जारी रहेगी, क्योंकि नैब को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया गया, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म, इस इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, पंजाब की तरफ भी कुछ बात करते हैं, वहाँ पे क्या मामलात होने वाले हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त फिर एक ज़ाहिर है एक बड़ा अहम इदारा है, बहुत इंपॉर्टेंट बाय इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब उसकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल कहते है ही नहीं, तो फिर बाय इलेक्शंस के नताइज के ऊपर ये सारा मामला कैसे जाएगा, कुछ इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको फिर एक बार खुशामदीद कहते हैं। जो एक और मामला है जिस पे इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से आगे पीछे कहीं नहीं हो रहे और वो मुसलसल जारी है, वो है इलेक्शन कमीशन का मामला। आप बहुत सारी चीज़ों में इलेक्शन कमीशन जाते भी हैं, पेश भी होते हैं आपके लीडर्स, ज़ाहिर है एक जिस मुल्क में जो भी इलेक्शन हो रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन उसको देख रहा है, फिर आप कहीं पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसी इदारे के मातहत है वो सारा मामला। वो कहते हैं क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो नहीं जाएगी, हो गई है। एक होती है एक्सेप्टेंस, एक होती है एग्रीमेंट। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यू हैव टू एक्सेप्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बट उसी तरह की बहुत सी उसके अंदर कुछ ऐसे फैसले और ऐसे आप माहौल देखते हैं कि जिसके साथ आप अग्री नहीं करते, एंड इट लीड्स यू टू बिलीव कि इस इदारे के अंदर शायद उस किस्म की हम कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह हमें करनी चाहिए। सो बातें क्यों करते, चले जाए ना रेफरेंस लेके उनके खिलाफ, को कानूनी चाराजोई क्यों नहीं करते? तो वो उसके ऊपर हो रही है कंसल्टेशन। अब मतलब कोई तरीका भी नहीं बताते ना कि आपने कैसे, आप ये कहते हैं इलेक्शन हो जाए, अब इलेक्शन हो जाए, फिर आप ये भी नहीं बताते कि नया इलेक्शन कमीशन कैसे आए, या आप किसी कानूनी फोरम के ऊपर जाइए। देखिए,
बुनियादी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है, अगर आप अभी इलेक्शन के वाले स्टेटमेंट्स देख लें, 2023 से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता, शुरू में ये पॉइंट था, अभी चेंज हो गया। तो अगर इस किस्म की स्टेटमेंट्स आएंगी इलेक्शन कमीशन से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, तो क्या हम किसी का क्या कॉन्फिडेंस होगा ऐसे इदारे के ऊपर? शेख साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, और एक बड़े लीडर है वो, उनकी बड़ी फॉलोइंग है इस मुल्क में। अगर एक इदारे को इस तरीके से मुतनाज़ बना दिया उन्होंने, तो फिर इलेक्शन कमीशन का जो किरदार होगा, बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर आइंदा इलेक्शंस हैं, तो उस पर कितना असर होगा आपके ख्याल में? जी, इमरान खान साहब तो किसी आईनी इदारे को मानने के लिए तैयार ही नहीं जो मेरिट पे हक पे फैसला करे। जो फैसला उनके हक में आ जाए तो वो उसको मानते हैं, ये उनका माजी रहा है। यही इलेक्शन कमीशन तो कमिश्नर साहब को इमरान खान साहब ने लगाया है ना, हमने तो नहीं लगाया। तो अभी जब वो लगे थे तो आपको उनकी क्लिप मौजूद होंगे कि वो तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा आदमी आज इलेक्शन कमीशन में आ गया है और अब इलेक्शन कमीशन सही चलेगा। लेकिन डस्का के इलेक्शन में जब जो कुछ हुआ वो पूरी कौम के सामने है कि 20 इलेक्शन ऑफिसर ही अगवा हो गए बमाए डब्बों के। तो जब वो फैसला उनके खिलाफ आया तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उसके खिलाफ फिर आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया। तो ये तो खान साहब का एक वतीरा रहा है कि जो भी इनके खिलाफ फैसला देगा वो इसको नहीं मानेंगे, जो इनके हक में देगा वो ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है। उन्होंने कहा जैसे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को अदालतों ने कहा था, तो वहाँ पे भी अब मामला जो है वो, हाँ देखें, अब उसके अंदर भी कुछ चीज़ें थी जो अनफॉर्चुनेट थी। दूसरा, शेख साहब ने एक बात की, देखें अब फितने खान का जवाब मेरे पास है, मैं दवाई का इलाज का वो कर दूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी। मतलब मुझे इस तरह की वो नहीं कर, आई डोंट वांट, मैं कभी भी किसी की तज़हीक करके अपनी लीडरशिप को प्लीज़ करने का कायल नहीं हूँ। तो आई रजिस्टर द प्रोटेस्ट के अनफॉर्चुनेट जवाब है, लेकिन शराफत में मैं जवाब नहीं दूंगा उस बात का। सो वो हो गया। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए। आपके पास जवाब ही नहीं है मेरे पास जवाब, लेकिन मैं मुरव्वत से काम ले रहा हूं। मैं इस तरह वो नहीं है मेरी। आपकी मेहरबानी। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो आपने उनके लीडर को कहा है उसका जवाब है, वो भी आपके लीडर को कुछ कह सकते हैं लेकिन वो कहेंगे नहीं। अच्छा, सो बेसिक नहीं, हमारे लीडर को इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये चेरी ब्लॉसम कहा है। हमारे लीडर को नहीं, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ ना मैं। नहीं, शेर साहब तो अपनी जाती हैसियत में बात करें। चले, अच्छा, दैट वाज अ गुड जेस्चर, आपने नहीं कहा। चलें, तो बात ये है कि जो पंजाब में हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे पंजाब की आवाम को तो फायदा नहीं हो रहा ना इसका, कि जी एक आपने असेंबली जो है वो कहीं और रखी हुई है, एक असेंबली जो है उसमें है, तो इसके ऊपर इंटरवेंशन होना चाहिए। अगर अदालतें जिस तरह हमारे केस में आ सकती हैं तो इस केस में भी आके इनको एक रेजोल्यूशन देनी चाहिए उस तरह। दूसरी बात यह है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का आखिरी डिसीजन था जिसके मुताबिक अभी तो हमजा शहबाज शरीफ मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं, बिकॉज ही डज नॉट एंजॉय सिंपल मेजॉरिटी। आपके तो 20 अरकान 17 अरकान जो हैं वो तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। या तो उसके ऊपर जो है अभी या तो अभी वो तो केस अदालत में है ना अभी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर मैंने इसीलिए कहा कि, और इरफान कादर साहब वाली बात, इसके ऊपर इसका जल्द एक वो होना चाहिए। और ये जो इनका कहना है कि जी बाई इलेक्शन में इंशाल्लाह, ये तो इनका ओपिनियन हो सकता है कि पंजाब में ये लोग जीत सकते हैं। हमारा ये ख्याल है कि जिस तरह की सिंपैथी है, हम खुद हैरान हैं कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे PTI रूरल एरियाज़ में जहाँ पे हमारा उस तरह का कुछ था नहीं, वहाँ पे भी लोग हमारे साथ उठ खड़े हो गए हैं। तो एक चीज जो इंश्योर कर सकती है अदालत, चल रही थी बात कि आपके पास शायद बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं, तो उसमें क्या है कोई ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिकॉज कैंडिडेट अच्छे हो ना हो, वही वाली शेख साहब वाली बात, वोट इमरान खान का होता है। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे, वोट पार्टी का है, इमरान खान का है बेसिकली। वहाँ पे भी मियाँ साहब का वोट है, PMLN का, अगर हम कहें मियाँ नवाज शरीफ साहब का। चैलेंज कर लें मेरी बात को, शेख साहब मैं मान लूँगा। अच्छा, तो बात सिर्फ ये है कि ये जो अभी बाई इलेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फ्री फेयर हो, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह कौन कितनी सीटें जीतेगा। इरफान कादर साहब, एक मामला जो पाकिस्तान की सियासत को जैसे यरगुमाल बनाया हुआ एक मामले ने, वो पंजाब का मामला है। अब आईनी तौर पर कोई हल आप उसका समझते हैं कि होना चाहिए, या ये जो 2 पैरेलल सिस्टम हैं, 2 जगहों पे इजलास हो रहे हैं, ये ऐसे ही कंटिन्यू करेगा? देखिए, फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि ये इसी तरह से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये एक स्टेलमेट की सिचुएशन है कि स्पीकर साहब जो हैं वो अपने तरीके से हर चीज को देख रहे हैं, और
अदालतें जो है उनके फैसले उससे बिल्कुल बरक्स हैं। तो ये जो तजाद है ये बड़ा क्लियर है। इसमें मैं समझता हूँ कि इन हालात में तो डेफिनेटली अदलिया को चाहिए था कि इंटरवीन कर जाते, क्योंकि इससे पहले जब कौमी असेंबली में इस तरह की सूरत हाल हुई थी तो अदालतों ने क्लियरली वो जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर सूरी साहब की, उसको तो फौरन गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि उनके पास चारा ही कोई नहीं था। अब गालबन अदालतें जो है थोड़ा सा इस पंजाब के मामले में ज़रा एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जा रही, और उन्होंने दोनों को छोड़ दिया है कि ये स्टेलमेट कंटिन्यू करे। और ये आप सही कह रही हैं कि जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है जहाँ पे कि आइन की वायलेशन जो है वो कंटिन्यू करती है और आइन में उसका कोई रास्ता नहीं होता, तो उससे तो मैं समझता हूँ कि एक किस्म की एनार्की सी फैलती है। लेकिन बहरकैफ इस वक्त पंजाब में हुकूमत तो है और हुकूमत चल रही है, उसको हर कोई मान भी रहा है। तो स्पीकर का जो ऑफिस है वो बजाते खुद एक तहसीलदार ऑफिस है। अब गवर्नर भी उनके अपने हुकूमती गवर्नर भी अपॉइंट हो गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्पीकर जो हुकूमती जो मामलात हैं, एग्जीक्यूटिव के जो मामलात हैं, उसमें ज़्यादा मुदाखलत अब कर सकती है। थैंक यू सो मच शेख साहब आपका, और शेर अली अरबाब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इरफान कादर साहब आपका भी शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी। जो मार्का है अब इलेक्शंस का, ज़ाहिर है वो तो अभी उसमें कुछ वक्त है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर इमरान खान साहब का बयानिया कितना अहम है और लोगों में उसकी एक्सेप्टेंस क्या है, कबूलियत क्या है, ये एक मैटर है जिसको देखने की ज़रूरत है। बहरहाल आज के लिए तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।